रशियन प्रेसिडेंट आएंगे इंडिया, और ये विजिट एक ऐसे टाइम पर हो रही है जब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों दोस्ती करने में लगे हैं। ये दोस्ती कैसी होगी, कब होगी, हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया एक दोस्ती बनती दिख रही है। दोस्ती ना हो तो जिसे बोलते हैं कि फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस बनती दिख रही है। पुतिन का इंडिया आना, पुतिन क्योंकि कई कंट्री नहीं जा सकते, पुतिन को क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है, इंडिया आना और इंडिया आकर के बातचीत करना, ये डिसीजन भी, ये कि पुतिन इंडिया आएंगे, ये डिक्लेयर भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने दिया है। लेकिन पुतिन इंडिया आएंगे ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि इंडिया के ऊपर यही तो प्रेशर है कि रशिया का तेल ना लिया जाए। ऐसे में पुतिन की इंडिया विजिट, और मोर रिसेंटली अब शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर चाइना भी जाएंगे, और एक वन ऑन वन विजिट, वन ऑन वन मीटिंग वहां पर होगी शी जिनपिंग से प्राइम मिनिस्टर की, ऐसा पता चल रहा है। जो हमें दिख रहा है उससे ज्यादा, जो हमें सतही तौर पर दिख रहा है उससे ज्यादा डीप बातचीत चल रही है इंडिया और चाइना की। वीजा 6 साल से बंद थे, जो खुल गए, ऐसे ही नहीं खुले, कुछ हुआ है तब खुले हैं। ये रशिया, चाइना, इंडिया, ये किस लेवल पे चल रहे हैं, और ट्रम्प जो इंडिया को के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे या इंडिया को चिढ़ा रहे थे कि अब पाकिस्तान अपना तेल एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, कहीं इंडिया ने पलट के एक बड़ा तमाशा तो नहीं दिया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ उमेश अग्रवाल। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जरा ये बताइए कि रशिया की, रशियन प्रेसिडेंट की विजिट इंडिया होने वाली है, क्या अमेरिका से इंडिया दूर हो रहा है? देखिए, इंडिया अमेरिका से दूर नहीं हो रहा है, अमेरिका ने इंडिया को दूर कर दिया है। और जिस हिसाब से मुल्ला मुनीर को सेकेंड टाइम व्हाइट हाउस बुलाया गया, और मुल्ला मुनीर ने बोला है कि भारत के खिलाफ हम ईस्ट से कैंपेन चालू करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ प्लॉट कर रहा है, बांग्लादेश के साथ, कि भारत के अंदर कोई एक बहुत बड़ा साजिश किया जाए। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आप ये देखेंगे कि आज इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भारत का समर्थन किया है। वो बोले कि मैं भारत आना चाहता हूँ और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बता दूंगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील किया जाए। उसी वक्त हम देखते हैं कि एनएसए चेयरमैन, हमारे जो एनएसए के सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी, ही हैज गॉन टू रशिया। रशिया जाके वहां पर जैसे ही उन्होंने बातचीत चालू की, सरगर्मी तेज हो गई है। और आज आपने देखा है कि अजीत डोभाल जी से व्लादिमीर पुतिन मिले भी हैं, और कल खबर आई थी कि व्लादिमीर पुतिन का इस महीने के एंड में एक तरह से भारत का विजिट कंफर्म्ड है। अब इसके बाद 15 तारीख को या 16 तारीख को एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं, और इस और ये जो ग्राउंड प्रिपरेशन होता है उसके रिलेटेड जो बातचीत है वो तय किया जाएगा कि क्या क्या अग्रीमेंट हम रशिया के साथ साइन कर सकते हैं। गौरतलब बात है कि भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लिया है, जिससे अमेरिका नाराज है और उन्होंने हम पर 50% टैरिफ लगा दिया है। रशिया ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर भारत ने उनसे तेल लेना बंद कर दिया, तो जो कैस्पियन जो पाइपलाइन है जो कजाकिस्तान से निकल के रशिया की टेरिटरी से होके निकलती है और जिसको अमेरिकन कंपनी चलाती है, उसको वो बंद कर देंगे, जिसके कारण 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे जो क्रूड और गैस का आउटपुट निकलता है यूरोप के लिए, वो बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रशिया भारत के सपोर्ट में आ चुका है। और अमेरिका ने भी क्या किया था, अपनी सबमरीन रशिया के पास भेज दी थी, तो रशिया ने भी अपनी ऑर्शनिक मिसाइल को तैनात कर दिया था। तो ये सब चीज मद्देनजर रखते हुए दिखता है कि भारत और रशिया के बीच में बहुत लैंडमार्क अग्रीमेंट होने वाले हैं। और अभी जो प्रिलिमिनरी जो अग्रीमेंट कल साइन हुए थे, उसके अंदर ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी। रशिया भारत में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाने वाला है, उसके ऊपर भी करार हुआ था। अब जाएंगे, अब रशिया और इंडिया जो डिफेंस डील्स है उसका भी एक्सप्लोरेशन चालू कर चुके हैं।
अब मेरे हिसाब से जो लैंडमार्क डील्स हो सकते हैं, तो S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात हो सकती है। सुखोई 57 जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका भारत के अंदर प्रोडक्शन चालू हो सकता है कि रशिया हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, कंपोनेंट लोकलाइजेशन के लिए सारे जो टेक्निक्स है वो प्रोवाइड करेगा, आईपी राइट्स प्रोवाइड करेगा। और सबसे मजे की बात है कि रशिया सारे पैसे रुपीस में लेने को तैयार है। और उसके बाद हमें S-70 जो उनका अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, वो प्रोवाइड करना है। ब्रह्मोस एनजी जो नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसकी भी टेक्निक प्रोवाइड करने वाला है। जो रशिया की ऑर्शनिक मिसाइल है, उसके बराबर होने वाली है ये ब्रह्मोस एनजी। सुपर सुखोई हम्म जो अपग्रेडेशन है 272 एयरक्राफ्ट का, वो होने वाला है। और सुपर सुखोई में आप देखेंगे कि रशिया अपनी RD-77 मिसाइल्स भी देने को तैयार है, जो प्लेन के अंदर रखता है। बीवी रैम मिसाइल है, 350-400 किलोमीटर की रेंज होने वाली है। इसके अलावा हमारे टैंक्स को अपग्रेड करने को रेडी है, जो उन्होंने बताया। इतनी सारी चीजें जो बातचीत चल रही है, तो कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस डायलॉग की बात हो रही है भारत के साथ। पिछले दिनों हमने देखा था कि AK-203 की जो फैक्ट्रीज की जो हमने अमेठी में चालू की थी, उसका भी प्रोडक्शन अभी जोर तरफ से चालू हो चुका है। और रशिया उसके अंदर भी हमें एडवांस राइफल्स और मशीन गन देने को तैयार है। भारत के अंदर प्रोडक्शन करने को तैयार है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज की बात हो रही है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है, जिसमें भारत और रशिया के बीच में, भारत शायद रशियन जो सक्लेन ऑयल फील्ड्स है, या पारिस में है, व्लादिवोस्टॉक में है, या आर्टिक के अंदर जो जॉइंट एक्सप्लोरेशन है, वो सब करने की एक तरह से कवायद चालू हो सकती है। भारत और रशिया के बीच में चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट है, उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। और ऑपरेशनलाइज हो चुका है, और ज्यादा इसके अंदर और ज्यादा मूवमेंट दिखेगा। और सेकंड है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। उसके थ्रू भी आपने देखा है कि कैसे रशिया हमको तेल बेचता है, जो बॉम्बे हाई पे आता है, बॉम्बे के पोर्ट पे आता है। अब ऐसा है कि जो महत्वपूर्ण बात है, रशिया भारत से 10 लाख मजदूर चाहता है, ब्लू कॉलर जॉब्स। क्योंकि रशिया जो है, अगर आप देखा जाए भूगोल के हिसाब से, भारत से 7x साइज है, 7 टाइम्स ऑफ भारत की पॉपुलेशन है, 1/10 ऑफ भारत। तो कहीं ना कहीं उसके जो मिनरल रिसोर्स रीजन है, उसको वहां पे काम करने के लिए लोग चाहिए। अभी जो यूक्रेन का युद्ध हुआ है, तो बताया जाता है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई है। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि रशिया को नॉर्थ कोरिया से सोल्जर्स मंगाने पड़े। तो वहां पे ह्यूमन कैपिटल की बहुत प्रॉब्लम है। अब जब वहां पे भारत के लोग जाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो रूबल्स में कमाएंगे। तो रूबल्स में अभी इंडिया भेजेंगे कैसे? तो इसके लिए आप देखेंगे कि भारत का यूपीआई और रशिया का मीर सिस्टम, उसका हम्म इंटरलिंकिंग होगा। और वो इंटरलिंकिंग करने से हमारे जो इंडियंस उधर जाके कमाएंगे, वो उधर से ट्रांसफर कर पाएंगे। अब अभी भारत अपना जो ट्रेड कर रहा है, वो लोकल करेंसी में कर रहा है। भारत का ट्रेड आज रशिया के साथ $75 बिलियन के आसपास है, जिसमें हम तकरीबन $5 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं, और $70 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं। तो लॉप साइडेड है। तो रशिया को एक तरह से रशिया इज होल्डिंग इंडियन रुपीज। तो उस इंडियन रुपीज को वो क्या करेगा, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी लेके आएगा, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसी के दौरान आप देख लीजिए, भारत के अंदर रशिया ने 50,000 करोड़ वो रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। और रेलवे के अंदर जो वैगन्स बन रहे हैं उस प्लांट में, रशिया को ही वापस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है। और वेस्ट ने रशिया के $300 बिलियन उन्होंने फ्रीज कर दिए हैं। स्विफ्ट ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाया है, 25,000 सैंक्शन लगाए हैं। तो रशिया के इस मुश्किल वक्त पर भारत एक तरह से आप समझ जाइए संजीवनी बन के उठा है। उन्होंने रशियन इकोनॉमी को संभाला भी है। हमने एक तरह से हम्म 38% जो एक्सपोर्टेड रशियन क्रूड है, वो हमने बाई किया है। और बताया जाता है कि जो क्रूड का जो रेवेन्यू होता है भारत से, कुछ 40 से 45 बिलियन डॉलर होता है रशिया के लिए। तो इससे हम्म समझ में आता है कि भारत और रशिया के बीच में बहुत गहरा संबंध भी है। आपने देखा होगा जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो भारत में बनते हैं, वो भी रशिया ही बनाता है। इसके अलावा भारत रशिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी जोड़ शोर से करना चाहता है।
इसके लिए शायद उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो रशिया में कैसे बढ़ावा दिया जाए वो भी देखा जाएगा। आज रशिया से हम डिफेंस के अलावा हम क्रूड ऑयल लेते हैं, फिर बाद में फर्टिलाइजर्स लेते हैं, और कहीं-कहीं तो ऐसा है कि ये जो चीज़ होता है, ट्रेड इम्बैलेंस है, इसको खत्म करने की ज़रूरत है, रोहित जी। ये बात हो सकती है। राइट, और बिल्कुल सही। आपने जैसे आपने बरोबर बोला है कि उसके बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाइना जाएँगे, और चाइना के अंदर भी वो वापस वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। उसके अंदर बातचीत हो रही है कि ब्रिक्स प्लस के अंदर जो पेमेंट का इंटरलिंकिंग है, जैसे भारत का यूपीआई है, और ब्राज़ील का जो पेमेंट सिस्टम है, चाइनीज़ पेमेंट सिस्टम है, रशिया का एसपीएफएस है, सबको इंटरलिंक करने की बातचीत चल रही है। और आज अगर आप देखा जाए, तो भारत जो $75 बिलियन जो ट्रेड करता है, वो करता है रुपीस में। ऐसे ही वो सारे कंट्रीज़ 22 कंट्रीज़ के साथ उन्होंने धीरे-धीरे हमने लोकल ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसके कारण डॉलर के अंदर वैश्विक स्तर में डॉलर के अंदर जो ट्रेड होता था, वो कम हो रहा है। अमेरिका इससे भी भारत से परेशान है। सेकंड, हम रशियन ऑयल को हम ले रहे हैं, और अगर आज हम रशियन ऑयल नहीं लेते हैं, तो वर्ल्ड में एक तरह से आप समझ जाइए, जो क्रूड के दाम है $140 पड़ जाएगा। भारत एक दिन में कम से कम मेरे ख्याल से 2 मिलियन बैरल्स जो ऑयल है वो रशिया से लेता है, और वेस्ट इससे नाराज़ है हमसे। तो कहीं न कहीं भारत इसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेगा, और व्लादिमीर पुतिन आपको मालूम है कि नेक्स्ट वीक शायद रोम में वो मिलने वाले हैं अ ट्रम्प के साथ, और शायद यूक्रेन युद्ध का सॉल्विंग पॉसिबिलिटी लग रहा है। राइट, राइट। यूक्रेन में सॉल्विंग पॉसिबिलिटी, वैसे व्लादिमीर पुतिन के पास बहुत ज्यादा चांसेस मुझे दिख नहीं रहे हैं इस यूक्रेन युद्ध सॉल्व हो जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में तो वो खुद ही कूद चुके हैं ट्रम्प। कहीं नोबेल प्राइज का सपना उनको ये करवा दे तो दूसरी बात है। दूसरी चीज ये, क्या ये एक खतरा है पाकिस्तान के लिए भी, कि इंडिया और चाइना करीब आ रहे हैं, इंडिया रशिया करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान ज्यादा लंबा दोस्ती रख नहीं पाएगा अमेरिका से, क्योंकि चाइना नंबर वन एनिमी है अमेरिका का, और चाइना को कर्टेल करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चाइना, कहीं पाकिस्तान ऐसा तो नहीं होगा कि न न घर का न घाट का। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर एक तरह से मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेस है, $6 ट्रिलियन के रिसोर्सेस हैं, उसके ऊपर हम्म, अमेरिका और चाइना का वहाँ पे एक तरह से युद्ध चालू हो सकता है। आज की डेट में हम्म, सीपेक का इन्वेस्टमेंट $70 बिलियन चाइना ने सीपेक में कर दिया है, और चाइना ने ईरान के साथ भी $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अब बात होती है हम्म, कि अमेरिका आ रहा है, और मुल्ला मुनीर ने एक तरह से पाकिस्तान को बेच ही दिया है, और उन्होंने ट्रम्प को नॉमिनेट भी कर दिया नोबेल पीस प्राइज से। अर्लियर ऐसा होता था कि पाकिस्तान कोई भी एंटी इंडिया काम करता था तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अमेरिका के बोलने पे भी करता था। तो इससे क्या होता था, चाइना का डुअल ऑब्जेक्टिव सर्व होता था कि वो इंडिया को कंटेन कर सकता है। पर अब अमेरिका क्या मांग रहा है, वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की बात कर रहा है। आज जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज है वहां से और एक्सट्रैक्ट करके चाइना इसको अपने देश भेज रहा है, और वहां पे रिफाइन कर रहा है। अमेरिका भी वैसा ही चाहता है कि वो उसको भी वो माइन मिले बलूचिस्तान में, और वो भी वहां से और निकाल के अपने देश कैलिफोर्निया में जाके इसको रिफाइन करे। अब इससे क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि दोनों को प्रॉब्लम चालू होने वाला है। पाकिस्तान को भी होगा और चाइना को भी होगा। बलोच लिबरेशन आर्मी को यूज़ किया जाएगा, कभी चाइना से भी वो पैसे लेके अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट करेंगे, या अमेरिका से पैसा लेके वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पे करेंगे। तो पाकिस्तान को ये बैलेंसिंग करना मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान में कर रहे हैं। म्यांमार के कचिन प्रोविंस में भी देख लीजिए, वहां पे भी कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ यूएस डायरेक्ट डील कर रहा है, और वहां पे जो और पहले चाइना जाता था उसको भी बंद करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब वो मंकी बैलेंसिंग नहीं कर सकता दोनों के बीच में, अब उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाइना ने $70 बिलियन उधर इन्वेस्ट किया सीपेक का,
$400 बिलियन उन्होंने, मैंने बताया कि ईरान में इन्वेस्ट किया है। अब अगर अमेरिकन फोर्सेस बलूचिस्तान में आते हैं, तो बलूचिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। तो अमेरिका एक तरह से जहाँ पे भी जाता है केओस क्रिएट करता है। अब अब जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि मुल्ला मुनीर व्हाइट हाउस में हैं, तो कहीं न कहीं रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अमेरिकन फोर्सेस आर गोइंग टू लैंड इन बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में अगर वो आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो ईरान के ऊपर नज़र रखेंगे, और ईरान के अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। सीपेक में सिर्फ 70 बिलियन है, जबकि चाइना के अंदर 400 बिलियन है। तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक प्रॉब्लम्स चालू होने वाला है, और जो प्लेग्राउंड बनेगा, जो उन दोनों के बीच में प्यादा जो रहेगा वो पाकिस्तान बनेगा। अब बात आती है कि इंडिया और चाइना आने से कितना फ़र्क पड़ता है। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है, शायद हम सॉल्व भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मोदी जी उधर जाते हैं, और अभी वांग ही भी आने वाले हैं इंडिया, तो ये एक तरह से ग्राउंड ले किया जा रहा है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर उधर जाते हैं, और अगर वहाँ पे हम कुछ तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन कर देते हैं, और चाइना बोलता है कि मैं भारत से 20 से 30 बिलियन डॉलर के रिसोर्सेज लेता हूँ, तो एक तरह से ये लैंडमार्क डील हो सकता है। और भारत ने भी बोल दिया कि वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को भारत में अलाउ करने के लिए रेडी है, प्रोवाइडेड 24% चाइनीज इन्वेस्टमेंट रहेगा विद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर इन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब आप देखिए, चाइना के अंदर आज की डेट में ब्लू कलर जॉब्स करने वाला कोई नहीं है। वहां पे लोगों ने डिग्री ले ली है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग लो लेवल जॉब्स। अब चाइना क्या कर सकता है, जो लो लेवल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर शिफ्ट कर सकता है, और वो हाई लेवल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा सकता है। ये एक कॉमन सिनर्जीज मुझे लग रहा है। अभी भारत के खिलाफ जो आपने देखा है कि जो बैटरीज है, मैग्नेटिक बैटरीज है, उसकी उन्होंने एक तरह से भारत के ऊपर रोक लगा दी है, जिससे यहाँ का ईवी सेक्टर को इफेक्ट हो रहा है। तो कहीं न कहीं वो एम्बार्गो भी हटने की बात लग रही है। भारत और चाइना के बीच में रिज़म्पशन ऑफ फ्लाइट सर्विसेज़ चालू हो जाएगी। तो बहुत सारे चीज़ें, डेवलपमेंट्स हम देखने को वहाँ पे देखेंगे। अब मेरा ये मानना है कि इंडिया, शायद ये हो सकता है कि इंडिया चाइना को बोल दे कि आप पीओजे हम आप ताइवान ले लीजिए, हम पीओजे के ले सकते हैं। और इन सब के बीच में ये मेरा व्यू है कि पुतिन जो है, वो एक तरह से काउंटर गारंटी करेंगे कि कोई भी एक दूसरे के खिलाफ, भारत ना तो चाइना के खिलाफ कुछ करेगा, ना चाइना भारत के खिलाफ करेगा। तो इससे एक तरह से जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंसिंग है, वो बैठा जाएगा। और भारत और चाइना आने से क्या होगा कि पाकिस्तान का जो अहमियत है वो कम होने वाला है। और पाकिस्तान ऐसे भी डूब रहा है, चाइना को मालूम है उसके इन्वेस्टमेंट्स डूब रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो भारत के साथ ही एक तरह से जितना पैसा वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, उतना ही पैसे का अगर वो भारत के साथ ट्रेड करे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलेगी। पाकिस्तान में तो उसके पैसे डूब ही रहे हैं, और पाकिस्तान डबल स्पीकिंग करता है। आपने देखा ही है कि पिछले 4 साल में 20 चाइनीज़ नेशनल मारे गए, 34 इंजर्ड हो गए, कितने सारे हमले किए। अभी थोड़े दिन पहले मुल्ला मुनीर जब गए थे चाइना, तो वांग ही ने उनको डाँटा भी था कि आप हमारे लोगों की सुरक्षा आप इंश्योर करिए। वो कर नहीं पा रहे थे, और वहाँ पे आप पोस्चर देखेंगे ना मुल्ला मुनीर का, तो वो झुके हुए थे और एक तरह से डिक्टेशन ले रहे थे वांग ही से। वांग ही ने कड़े शब्दों में उनको एक तरह से डाँटा भी है, और बोला कि चाइना अपने पैसे, अपने इंटरेस्ट को जाने नहीं देगा। अगर आप हमको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो चाइनीज़ फ़ोर्सेस हम भेज देंगे उधर। इतनी तक बात हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके जो यूक्रेन के अंदर जो अभी हो रहा है कि रूस और अमेरिका जिन्होंने यूक्रेन को बाँटेंगे, वैसे ही आगे जाके चाइना और अमेरिका को एक तरह से पाकिस्तान को बाँटेंगे। ये पॉसिबल है, क्योंकि दोनों जने अगर घुस जाएँगे, और दोनों को स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस चाहिए पाकिस्तान के लिए, तो कहीं न कहीं वो अपना एरिया बना के वो बोलेंगे ये चाइनीज़ ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है, वो बोलेगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेड पाकिस्तान। तो ये दोनों चीज़ हो सकते हैं, और भारत अपना पीओजेके ले सकता है। दिस इज़ अ वायबल अल्टरनेटिव, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया है, अमेरिका ने आईएमएफ के द्वारा उनको मल्टीपल बेल आउट्स दिया है, फिर भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। और एक तरह से ये बात की जाएगी पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिसोर्स को भी डीन्यूक्लियराइज़ करने की। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब एक तरह से थ्रेट हो चुका है फॉर कंट्रीज़ इन द मिडल ईस्ट, कंट्रीज़ इन द सेंट्रल एशिया, कंट्रीज़ इन साउथ एशिया। और अमेरिका का आने का मतलब ये है कि वह सब जगह chaos क्रिएट करेगा, और क्योंकि पाकिस्तान शेयर्स द बॉर्डर विथ ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज़।
आप देख लीजिए, ईरान के साथ उसका बॉर्डर है, उसका बॉर्डर चाइना के साथ है, रशिया के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है भारत के साथ है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अगर पाकिस्तान में रहता है तो ब्रिक्स कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को एक तरह से बांटा जाएगा, वो जरूरी है फॉर ग्लोबल पीस, और वो पीस करने के लिए पाकिस्तान के पीस करना पड़ेगा, PIET, वो भी जरूरी है। बस इतना ही मेरे को समझ में आ रहा है। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट उमेश जी फॉर ज्वाइनिंग। ये जो अब आगे वाली कन्फिग्रेशंस हमारे सामने आएंगी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा, ये बात बहुत क्लियर है, और पीओके वापस आ सकता है, ये आपने बड़ी खबर दी और खुशखबरी दी। हम और डिस्कशंस करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय सिया राम।